हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के सेशन में जो यूपीएचईएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है वो हम सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। 30 जनरल नॉलेज के होते हैं, 70 साइकोलॉजी के होते हैं। हम 70 क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। इट काइंड ऑफ गिव्स मी मोटिवेशन टू कीप ऑन गोइंग। एनीवेज, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। मैच द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी विद इट्स फंडामेंटल अजम्पशन। साइकोलॉजी के अलग अलग स्कूल्स हैं, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म दिया हुआ है, जेस्टाल्ट है, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म। इन सब पे कुछ ना कुछ अजम्पशंस हैं। हमको बताना है, मैच करना है कौन सा किसका है। पहले दिया हुआ है टू फाइंड आउट द एलिमेंट्स बाय विच द माइंड इज कंस्ट्रक्टेड। एलिमेंट्स की बात हो रही है जिसमें इंट्रोस्पेक्शन की बात होती है। किसमें होती है, कौन सा स्कूल है? दैट इज स्ट्रक्चरलिज्म, तो ये ए हो जाएगा। देन कंडीशन रिस्पॉन्सेज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बिहेवियर। यहाँ माइंड की बात नहीं हो रही है, बिहेवियर की बात हो रही है और कंडीशन रिस्पॉन्सेज की बात हो रही है। किसमें होती है? बिहेवियरिज्म में। यहाँ पे ये बी हो जाएगा। मेंटल एक्सपीरियंसेस डिपेंड ऑन पैटर्निंग। जो मेंटल पैटर्न्स होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन किसमें है? जिस्टाल स्कूल में है, तो ये सी हो जाएगा। एंड माइंड एंड बिहेवियर आर अडेप्टिव, ये तो विलियम जेम्स का जो फंक्शनलिज्म है उसका उसमें बोला गया है ना, तो यहाँ पे ये डी हो जाएगा। तो ए सी डी बी, ए सी डी बी ऑप्शन नंबर सेकेंड, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री विल इज रिलेटेड टू विच थियोरिटिकल अप्रोच ऑफ साइकोलॉजी। फ्री विल की बात किस में की गई है? फ्री विल का मतलब होता है कि हम जो भी एक्शन लेते हैं वो हमारी कॉन्शियस चॉइस होती है। वी आर अवेयर ऑफ इट। ठीक है, वी आर द ऑथर ऑफ आवर ओन स्टोरी या ओन लाइफ। ये किस में बोला गया है? ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में कहा गया है। किसकी है ये? कार्ल रॉजर्स की और इब्राहिम मास्लो की। ठीक है, चलिए ये भी इजी क्वेश्चन था। थर्ड आते हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टार्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द पर्सन फ्रॉम हिज और हर ओन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। किसी को पढ़ना, उनको समझना उनके नज़रिए से। आपको अपना नज़रिया, अपना एक्सपीरियंस नहीं यूज़ करके वो बायस हो जाता है उसमें। आपको उनके ही नज़रिए से उनके एक्सपीरियंसेस को देखना है। वॉट इज़ दिस? दिस इज़ अ क्वालिटेटिव अप्रोच। This is one of the qualitative approach called as phenomenological approach. Okay, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिसर्चर वांट्स टू प्रेडिक्ट अ डाइकोटोमस आउटकम वेरिएबल। डाइकोटोमस आउटकम वेरिएबल का क्या मतलब है कि दो ही आंसर्स होंगे, या तो फिर येस होगा या नो नो होगा, या फेल होगा या पास होगा, जीरो होगा या वन होगा, मतलब बाइनरी ही होगा, दो से ज़्यादा हो ही नहीं सकते। ठीक है, बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ कंटिन्यूसली मेजर्ड प्रेडिक्टर। प्रेडिक्टर कैसा है, क्या बोला है? कंटिन्यूस है। अब क्या करना है हमको, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में बी यूज्ड इन दिस सिचुएशन। कौन सा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगेगा हमको बताना है। पहला ऑप्शन है मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन एनालिसिस। ये लगेगा क्या? नहीं, क्योंकि इसमें तीन या उससे ज़्यादा कैटेगरीज जब होती हैं तब यूज होता है। यहाँ पे डाइकोटोमस है तो ये तो होगा ही नहीं। डिस्क्रिमिनेंट फंक्शनल एनालिसिस ये होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ग्रुप मेंबरशिप जो होती है उसको प्रेडिक्ट करता है। अब ग्रुप मेंबरशिप जो है कौन सी प्रेडिक्ट करता है, मतलब इंक्लूड किस चीज़ को करता है? ये बाइनरी कैटेगरीज को भी इंक्लूड करता है, और यहाँ पे तो बाइनरी ही है ना, डाइकोटोमस ही है, तो ये तो हो जाएगा। ठीक है, फिर है थर्ड बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन एनालिसिस। तो इसको नाम से ही समझ में आ रहा है, बाइनरी आउटकम तो करता ही है, एक या उससे ज़्यादा अगर कंटिन्यूस या कैटेगोरिकल प्रेडिक्टर्स होते हैं उसका भी, तो ये भी इंक्लूड होगा। मल्टीवेरिएट रिग्रेशन एनालिसिस यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कंटिन्यूस वेरिएबल जब होते हैं, मल्टीपल कंटिन्यूस डिपेंडेंट वेरिएबल जब होते हैं तब उससे डील करता है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन 2 और 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये इक्वेशन दी हुई है, y इज द फंक्शन ऑफ a प्लस b1 x1 b2 x2। x1 और x2 क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये 1 है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 है, और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये तो अगर आपने पढ़ा है स्टैट्स थोड़ा भी तो आपको देख के ही समझ में आ जाएगा ये किसकी इक्वेशन है। दिस इज इक्वेशन ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ए का फंक्शन क्या होता है, बी का फंक्शन क्या होता है, स्लोप क्या है, इंटरसेप्ट क्या है, ये भी क्वेश्चंस में बहुत बार पूछ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजर ऑफ द स्प्रेड ऑफ मेजरमेंट्स अराउंड द। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, ठीक है, इस साइड अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ +1, यहाँ -1, ऐसे करके जो होता है, तो ये जो होता है वो क्या बताता है
किसके अराउंड, मतलब इसके जो जितना भी मेजरमेंट होता है, जो स्प्रेड होता है, किसके अराउंड होता है, मीन वैल्यूज़ के होता है। ये भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। लोएस्ट वैल्यूज़ के तो होगा नहीं, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ भी नहीं, हाईएस्ट वैल्यूज़ भी नहीं। ऐसे क्वेश्चन आप एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, देन इन कंपैरिजन टू अ रैंडमाइज्ड ग्रुप डिज़ाइन, द रिपीटेड मेजर डिज़ाइन क्या करती है। रैंडमाइज्ड ग्रुप डिज़ाइन क्या होता है, जो बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन होते हैं वो होता है, ठीक है। और रिपीटेड मेजर क्या होते हैं, जो विद इन होते हैं, विद इन ग्रुप होते हैं वो। अब रैंडमाइज में क्या होता है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अलग अलग कंडीशंस में रखे जाते हैं। जैसे एक ग्रुप जो है, ग्रुप 1 को ट्रीटमेंट 1 दिया, ग्रुप 2 को ट्रीटमेंट 2 दिया, ठीक है। पर विद इन में क्या होगा, एक ही ग्रुप है, उसको ट्रीटमेंट 1 भी मिलेगा, थोड़े टाइम बाद उसको ट्रीटमेंट 2 भी मिलेगा। तो क्या रिपीटेड मेजर डिज़ाइन में ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस होगा, नहीं। ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस तो बिटवीन में होगा ना, रैंडमाइज में होगा। ज़्यादा ईजी है क्या फॉलो करना, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हैज़ लेस एरर वेरिएंस, ये सही है। क्यों एरर वेरिएंस कम होगा, क्योंकि इसमें जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, ठीक है, मतलब जो वेरिएबिलिटी है इंडिविजुअल लेवल पे वो कम निकल के आएगी ना, इसमें ज़्यादा वेरिएबिलिटी निकलेगी इंडिविजुअल लेवल पे, इसलिए हैज़ लेस एरर वेरिएंस जो है वो सही आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। हमें पता है सैम्पलिंग दो तरीके की होती है, एक होती है प्रोबेबिलिटी और एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, हर एक के सिलेक्शन का इक्वल चांसेस होता है, मेजरली 3 टाइप की ही होती है, एक एरिया और क्लस्टर सैम्पलिंग, एक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और एक स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो यहाँ पे क्या नहीं है, तो कोटा सैम्पलिंग जो है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं है, वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटरवल स्केल। 4 स्केल होते हैं, कौन कौन से, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। तो हमको यहाँ पे किसका कैरेक्टरिस्टिक, इसका फीचर बताना है, इंटरवल स्केल का। पहला ऑप्शन कह रहा है, इट इन्वॉल्व्स पुटिंग अ वेरिएबल इनटू स्मॉल नंबर ऑफ कैटेगरीज। कैटेगरीज में इसमें थोड़ी डालते हैं, कैटेगरीज में तो नॉमिनल स्केल में डाल दिया जाता है, इसमें तो ऑलरेडी होती ही है। द साइज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन स्कोर इज एन इंडिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड, ये सही है, क्योंकि जितना 1 से 10 में गैप होगा उतना ही 11 से 20 में होगा। ये इसका एक फिक्स्ड फीचर है, ठीक है, कि मैग्नीट्यूड ये बताता है जो भी डिफरेंस होगा स्कोर्स का। तो ये तो सही हो गया। द स्कोर्स कैन बी ऑर्डर्ड फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ये तो सारे में होता है ना, इसका कुछ स्पेसिफिक फीचर नहीं है। देयर हैज़ टू बी मीनिंगफुल जीरो, ये किसका हो गया, रेशियो का हो गया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, द साइज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन स्कोर इज एन इंडिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड। देन नेक्स्ट, which one of the following is not a main function of statistical techniques in psychological research। not a main function कह रहा है, बहुत बार क्या होता है, हम जल्दी जल्दी रीड करते हैं, पैनिक मोड में रीड करते हैं ना, तो हम नॉट जो है उसको भूल ही जाते हैं और सिर्फ मेन फंक्शन पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन को दोबारा रीड करना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है, समराइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम मल्टीट्यूड ऑफ सोर्सेज। अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उनको समराइज करना, ठीक है। ये इसका फीचर है क्या, तो हाँ ये तो इसका फीचर है, रिसर्च में तो करते हैं ना ये चीज़। जनरलाइजेशन फ्रॉम सैम्पल टू एंटायर पॉपुलेशन, ये तो करते ही हैं, जब भी आप कोई रिसर्च करते हो तो आप उसको जनरलाइज करते ही हो। इग्नोरिंग द वेरिएबिलिटी टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड, आप वेरिएबिलिटी जो डिफरेंसेस हैं उसको इग्नोर कर देते हो क्या, नहीं, उनको हम कंसिडर करते हैं। कभी हम उसको फिक्स्ड वेरिएबल बना लेते हैं, कभी हम उसको कंट्रोल वेरिएबल बना लेते हैं, कभी उसको नहीं चेंज करते, लेकिन हम इग्नोर कभी नहीं करते हैं उसको, ठीक है। तो ये यहाँ पे नॉट अब मेन फंक्शन बोला था, तो यही सही हो गया। मेकिंग सेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा थ्रू डेटा एक्सप्लेनेशन, डेटा रिडक्शन, ये तो हम करते ही है ना। चलिए, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट फ्रॉम पावर कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट का नॉन पैरामेट्रिक ऑल्टरनेटिव क्या है, ठीक है, और डिपेंडेंट का क्या है वो भी पता होना चाहिए। ऐसे ही नॉन पैरामेट्रिक ऑल्टरनेटिव अनोवा का क्या है, वन वे अनोवा का क्या है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट का जो ऑल्टरनेटिव होता है वो है मैन विटनी यू टेस्ट, ठीक है, दिस इज मैन विटनी यू टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग फैक्टर्स टू रिटेन इन फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस में किन किन फैक्टर्स को रिटेन करना है उसके लिए बहुत अलग अलग मेथड्स यूज़ की जाती हैं, तो कह रहे हैं कौन सी नहीं है।
तो पहला है लेटेंट रूट मेथड, ये तो यूज़ होती है ना, जब आइजन वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है तब ये यूज़ होती है, तो ये तो है, ठीक है। फिर केएम और बार्टलेट टेस्ट ये नहीं होता है। ये क्यों यूज़ होता है? ये हमको बस देखने के लिए यूज़ होता है कि डेटा जो है वो हमारे फैक्टर एनालिसिस के लिए सूटेबल है या नहीं है, ठीक है। फिर वेलिसर्स एमएपी जो दिया हुआ है, ये भी हमारा फैक्टर एनालिसिस में यूज़ होता है देखने के लिए। एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस में या प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जो है, उसमें फैक्टर्स रिटेन करने के लिए यूज़ होता है। स्क्री प्लॉट तो होता ही है ना फैक्टर्स रिटेन करने के लिए, देखने के लिए कि सूटेबल है, नहीं है, कोरिलेशन है, नहीं है। तो ये तीनों ही तो सही हैं, बस केएमओ बार्टलेट टेस्ट जो है वो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो गया। Then Krushal-Wallis ANOVA is the non-parametric equivalent of the following. ये सिमिलर क्वेश्चन है। अगर आपको मैन विटनी पता है तो फिर आपको ये भी पता होगा। ध्यान रखना है, अगेन बताया है ऐसे करके। इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट जो होता है उसका नॉन पैरामेट्रिक ऑल्टरनेटिव मैन विटनी यू टेस्ट होता है। क्रुशाल वॉलिस जो है वो वन वे अनोवा का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वन वे अनोवा जो है दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। इसको आपको याद करके ही रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, द मैन विटनी यू टेस्ट इज एम्प्लॉयड विद द फॉलोइंग। किस में यूज होता है? मैन विटनी यू टेस्ट जो है ना वो मीडियन दो सैंपल्स के बीच में, दो इंडिपेंडेंट टेस्ट के बीच के सैंपल जो है उसको कंपेयर करता है, उसमें यूज होता है। तो यहाँ पे जो डेटा होती है वो रैंक्ड होती है। अब रैंक डेटा किस में होती है? वो ऑर्डिनल स्केल में होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यूनिवेरिएट एनालिसिस इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग। इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल को हम स्टडी कर रहे हैं। यूनिवेरिएट का मतलब एक ही वेरिएबल, ठीक है। अब उसमें क्या क्या चीज़ें होती है? उसमें फ्रीक्वेंसी काउंट्स होगा, हाँ। मीन निकल सकता है, यस। मोड भी निकल सकता है, मीडियन भी निकल सकता है। परसेंटेजेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कोरिलेशन तो हम नहीं देख सकते ना, कोरिलेशन के लिए एटलीस्ट दो वेरिएबल तो हमको चाहिए ही। यहाँ पे यूनिवेरिएट है तो यहाँ पे यही इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर difference between a person's obtained score and a true score of a test is called। आपने क्लासिकल टेस्ट थ्योरी पढ़ी होगी। क्लासिकल टेस्ट थ्योरी में क्या कहते हैं कि जो ऑब्जर्व स्कोर है, ऑब्जर्व स्कोर इज इक्वल टू ट्रू स्कोर प्लस एरर स्कोर, यही है ना। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? डिफरेंस पूछ रहे हैं, इसके बीच के और इसका बीच का डिफरेंस पूछ रहे हैं। तो ऑब्जर्व स्कोर माइनस टी स्कोर करेंगे तो क्या हो जाएगा? एरर स्कोर मिल जाएगा हमको। तो यहाँ पे रैंडम एरर जो है वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। सिस्टमैटिक एरर की तो बात करी ही नहीं है ना, दैट इज रैंडम एरर ओनली। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइटम टोटल कोरिलेशन। आइटम टोटल कोरिलेशन कैन बी यूज्ड एज एन इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग। आइटम टोटल कोरिलेशन को हम कब यूज़ करते हैं? जब हमको देखना होता है कि जो हाई स्कोरिंग है और जो लो स्कोरिंग है उनमें जो डिफरेंसेस हैं वो कितने आ रहे हैं, कितना डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है एक आइटम दोनों को। तो ये आइटम डिस्क्रिमिनेशन में तो यूज़ होगा ही, ठीक है। इसके साथ साथ ये इसमें भी यूज़ होता है कि कोई भी टेस्ट जो है या कोई भी आइटम जो है वो कितना कंसिस्टेंट है, किससे, जो भी थीम है या जो भी कंस्ट्रक्ट है उससे। तो यहाँ पे आइटम डिस्क्रिमिनेशन और आइटम होमोजेनिटी दोनों की बात होती है। यहाँ पे ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइटम डिफिकल्टी इसमें कंसिडर नहीं की जाती, कितना डिफिकल्ट है कितना इजी है क्वेश्चन, इससे मतलब नहीं है। उनको बस ये देखना है आइटम टोटल कोरिलेशन में कितना डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है, कितना डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है और कितना कंसिस्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टर एनालिसिस इज द राइट स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। फैक्टर एनालिसिस किसके लिए सही है, ठीक है। तो हमको फैक्टर एनालिसिस क्यों यूज़ करना होता है कि हमको स्ट्रक्चर देखना होता है टेस्ट का, कि इसके जो कंस्ट्रक्ट हैं, ठीक है, जो भी हमने कंस्ट्रक्ट यूज़ किया है उसको सही है वो कि नहीं है, ठीक है। कि मतलब जो भी कंस्ट्रक्ट है, फॉर एग्जांपल पर्सनालिटी है, तो आपका जो टेस्ट है वो उस कंस्ट्रक्ट को बहुत अच्छे से हर एक आइटम डिनोट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सी वैलिडिटी हो जाएगी? कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी ही हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, Jenny often closes her eyes and envision herself on a quiet beach during sunset। इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? विजुअलाइज ही तो कर रही है वो, आंखें बंद करके अपने आप को कहीं और देख रही है। दैट इज व्हाट? दैट इज विजुअलाइजेशन, राइट। हम सब करते हैं। अगर दिन भर ये करते रहें
और एकदम उसी में खोए रहें तो उसको डे ड्रीमिंग भी कहते हैं ना। पर यहाँ पे विजुअलाइजेशन की बात हो रही है क्योंकि बस वो अपने आप को इमेजिन कर रही है कहीं पे। चलिए, टू ascertain the reliability of psychological test, when the researcher compare a person's score on the odd number items of a test with the scores on the even number, बहुत बड़े करके क्वेश्चन दे दिया है बट हमको सिंपली कह रहा है कि हमने एक पूरे लिस्ट से एक ऑड आइटम्स का लिस्ट बना लिया, एक इवन आइटम का लिस्ट बना लिया। इसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी मेथड हो जाएगी ना, हमने टेस्ट को दो हाफ्स में डिवाइड कर दिया। दिस इज स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, इजी। Then hedonic view of happiness. Hedonic view of happiness defines happiness as the enjoyment of life and its pleasure. जबकि यूडोमोनिक क्या बोलता है? देखो, सेल्फ जो प्लेजर प्रिंसिपल पे थोड़ा सा इड पे इंजॉयमेंट पे टेम्पररी जो होता है, टेम्पररी जो प्लेजर होता है वो किस पे बेस्ड होती है? हेडोनिक व्यू उस पे बेस्ड होती है। यूडोमोनिक जो होती है वो परमानेंट पे बेस्ड होती है कि लाइफ में जो सेल्फ रियलाइजेशन है, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो हम बात करते हैं उस पे बेस्ड होती है। तो यहाँ पे सबसे क्लोज उसकी क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन ही है, तो यही सही आंसर हो जाएगा। Then which of the following is incorrect regarding the concept of emotional intelligence? Emotional intelligence किस किसने थ्योरी दी थी इसकी? एक गोलमैन ने दिए है और एक और किसने दी है? डू लेट मी नो। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इनकरेक्ट क्या है? एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड मैनेज ओन इमोशंस, ये तो सही है ना कि खुद के इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना, मैनेज करना। एबिलिटी टू मोटेन एबिलिटी टू मोटिवेट वन सेल्फ एंड रिस्ट्रेन वंस इम्पल्सेस, ठीक है, ये भी ठीक है। खुद को मोटिवेट करना और जो एकदम बहुत ज़्यादा इम्पल्सेस आ रही हैं उनको कंट्रोल करना। एबिलिटी टू फील कॉम्प्लेक्स इमोशनल आइडियाज, नहीं, ये हो सकता है कि फील तो नहीं होगा ना, पर ये क्रिएटिविटी के तरफ ज़्यादा फोकस्ड है, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड मैनेज अदर इमोशंस, ये भी है, तो ऑप्शन सी ही सबसे ज़्यादा सही लग रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, इफ़ यू हैव सीन माय प्रीवियस वीडियोस यू वुड बी अवेयर कि ऐसा हो ही नहीं सकता कोई पेपर है और 90% ऑफ द टाइम्स ये वाला क्वेश्चन आए। GAS, General Adaptation Syndrome, is a three-stage model of reaction to stress, is proposed by, किसने किया है? हेंस, होन्स नहीं है, हैंस है, हेंस सेली ने किया है। और 3 स्टेजेस कौन सी है? अलार्म है, रेजिस्टेंस है, एग्जॉशन है। पता होना चाहिए आपको क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन कभी नहीं आता, ये इसीलिए सा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब है सारे स्टेट्स के एक दूसरे के पेपर्स देखते हैं और उससे ही मिलते जुलते क्वेश्चन पेपर्स फॉर्म कर लेते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजन। ठीक है, पीपल बिलीव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट विल इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। हाँ, सही बात है, ये तो जितना हम एफर्ट डालेंगे उतनी अच्छी हमारी परफॉर्मेंस होगी। रीजन दे रहे हैं, देयर इज एन एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेंसी दैट गुड परफॉर्मेंस विल बी नोटिस्ड एंड रिवॉर्डेड। ये किससे लिया? एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ही तो है ये। ठीक है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है ना, VIE, जिसमें बात करता है वैलेंस, इंस्ट्रूमेंटालिटी, एक्सपेक्टेंसी की, तो ये वही है और दोनों सही है और दोनों उसका करेक्ट मतलब असर्शन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे और सही एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्स्ड पाई इज रिलेटेड विद द फॉलोइंग। फिक्स्ड पाई को हम और क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं जीरो सम बार्गेनिंग, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज जीरो सम बार्गेनिंग। ये वाला क्वेश्चन द पेपर्स दैट आई हैव सीन टिल नाउ, ये पहली बार दिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो सम बार्गेनिंग जो है उसको इसको ये भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि रिसोर्स क्या है? लिमिटेड है। अब रिसोर्स लिमिटेड है तो एक को अगर ज़्यादा मिल गया, अगर एक को इतना मिल गया तो दूसरे को कम मिलेगा। ठीक है, इसलिए ये किसका टाइप हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग का टाइप हो जाएगा। ठीक, कि क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है, एक ही पाई है, तो जिस एक को अगर ज़्यादा मिलेगी तो दूसरे को कम मिलेगी। सिंपली स्टेटिंग द स्टेटमेंट कि इफ़ आई विन तो यू लूज। ठीक है, ये जो है किसका है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग का है, ये फिक्स्ड पाई है। इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग क्या कहती है? ये ग्रोइंग पाई पे फोकस करती है। ये क्या कहती है कि सब अगर साथ में मिलके काम करेंगे, ठीक है, अगर कोलैबोरेट कर लेंगी पार्टीज तो क्या हो जाएगा? वैल्यू जो है किसी भी पाई की या किसी भी चीज़ की वो इंक्रीज हो जाएगी।
कोलैबोरेटिव बार्गेनिंग पे किस पे फोकस करता है? विन विन सिचुएशन पे, कि मैं भी जीतता हूँ आप भी जीतो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अ डिसऑर्डर इन विच पीपल परसिस्टेंटली एक्सपीरियंस अ पेनफुल इवेंट। वो परसिस्टेंटली क्या कर रहे हैं? पेनफुल इवेंट जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनके थॉट में या ड्रीम्स में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि परसिस्टेंस है और कहाँ है? उनके थॉट्स में और ड्रीम्स में है, मतलब पैनिक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। एंड अवॉइड स्टिमुलाई, स्टिमुलाई को अवॉइड ही कर रहे हैं जो उससे एसोसिएट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये किसका एग्जाम्पल है? ये पीटीएसडी का एग्जाम्पल है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। फोबिया में क्या होता है? फोबिया में इरेशनल फियर होता है जिसका कुछ हमको लॉजिक आज तक नहीं समझ में आता है, पर बहुत ट्रॉमेटिक ये भी होता है। पैनिक डिसऑर्डर में क्या होता है? सडन रिपीटेड पैनिक अटैक्स होते हैं। सडन होगा, रिपीट होगा, क्या होगा? पैनिक अटैक होंगे। पैरानोया में इरेशनल सस्पिशन और मिसट्रस्ट होता है लोगों के ऊपर। तो ये भी एलिमिनेशन मेथड से अगर आपको नहीं पता है तो आप ऐसे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देन अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ क्रिएटिव आइडिया थिंकिंग। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना ज़रूरी है, ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीटेड है, बहुत सारे पेपर्स में आया हुआ है। ठीक है, इसमें यूजुअली 4 स्टेजेस में पूछा जाता है, इसमें 5 स्टेजेस में पूछ लिया है। सबसे पहले क्या होता है? प्रिपरेशन करना होता है। प्रिपरेशन करने के बाद क्या होगा? इंक्यूबेशन, थोड़ी देर की शांति हो जाएगी। फिर क्या होगा? इंसाइट आएगी, अचानक से चीज़ याद आती है। फिर क्या होगा? इवैल्यूएशन होगा, हम देखेंगे कैसा क्या है। और लास्ट में क्या होगा? इलैबोरेशन होगा। तो क्या सीक्वेंस हो गया? 1 2 1 2 किस में? 1 2 इसमें है और बस इसमें ही है। तो 1 2 देन 4 देन 5 एंड देन लास्ट 3। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देन विच टर्म इज यूज्ड फॉर ऑल रूल ऑफ थंब टाइप। रूल ऑफ थंब टाइप किसको बोलते हैं? तो पता ही होगा, ये किसको कहते हैं? यूरिस्टिक को कहते हैं। यूरिस्टिक इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेंटल शॉर्टकट। मेंटल शॉर्टकट बहुत सारे टाइप के होते हैं। अवेलेबिलिटी यूरिस्टिक होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, एंकरिंग बायस होता है। ठीक है, बाकी देख लेते हैं। फ्रेमिंग इफेक्ट दिया हुआ है क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, अच्छे सारे टर्म्स ही अच्छे हैं। ठीक है, फ्रेमिंग बायस का मतलब क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हो, द वे इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड। एक बोल देते हैं आपका 90% सर्वाइवल रेट है, तो आप उसको अलग तरीके से देखते हो। ठीक है, एक बोल देते हैं 10% फेलियर रेट है, तो आप उस चीज़ को अलग तरीके से परसीव कर रहे हो। तो कोई भी मैसेज जो है वो कैसे फ्रेम हुआ है, वो बहुत ज़्यादा उस पे फ़र्क पड़ता है, उससे हमारे परसेप्शन पे। ठीक है, फिर हाइंडसाइट बायस हो जाता है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि मैं पास हो जाऊंगी, या मुझे तो पहले से ही पता था आज बारिश होगी, आई न्यू इट ऑल अलोंग, जो होता है ना, दैट इज हाइंडसाइट बायस। ओवर कॉन्फिडेंस बायस होता है कि आपको उतना आता नहीं है जितना आपको लगता है कि आपको आता है। ठीक है, कई बार एग्जाम पे एकदम बहुत कम प्रिपरेशन करके चले जाते हैं बच्चे और बोलते हैं कि अरे मुझे तो सब कुछ आता है, दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस बायस, जबकि रियल में कुछ नहीं आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिलॉजिस्टिक रीजनिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सिलॉजिस्टिक रीजनिंग में क्या होता है? हम क्या करते हैं? हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं ना। ठीक है, दैट इज ओनली डन इन डिडक्टिव रीजनिंग, राइट। डिडक्टिव रीजनिंग में भी यही करते हैं, हम एक जनरल से, मतलब जनरल प्रेमाइसेस जो होते हैं उससे एक स्पेसिफिक कंक्लूजन पे आते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। Then, according to Gestalt, which one of the following is correct? Gestalt के अकॉर्डिंग क्या सही है? परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन एक्वायर होता है क्या? नहीं, ये नेचुरल होता है, नेचुरल ऑटोमेटिक प्रोसेस है ये। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जेस्टाल्ट थ्योरी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा कि परसेप्शन इज व्हाट, अ नेचुरल एंड ऑटोमेटिक प्रोसेस। देन विच थ्योरी ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन। पैटर्न रिकॉग्निशन पे भी क्वेश्चन है कि बहुत सारे इसमें अलग अलग थ्योरीज हैं। पीपल कैटेगराइज ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ हाउ सिमिलर द ऑब्जेक्ट इज टू एन आइडियल एग्जाम्पल। क्या होता है? एक एवरेज प्रोटोटाइप बना लेते हैं हम दिमाग में। ठीक है, क्या बना लेते हैं? प्रोटोटाइप, या एक आइडियलाइज्ड चीज़ बना लेते हैं जो हमारी मेमोरी में होती है। तो हम क्या करते हैं, जब हमको उसके जैसे मिलता जुलता कुछ चीज़ दिखती है तो हम उसको उसी प्रोटोटाइप में डाल देते हैं, दैट इज प्रोटोटाइप मॉडल। पैटर्न रिकॉग्निशन का एक पार्ट है।
ऐसी टेम्पलेट मैचिंग होती है, इसमें क्या होता है, इसमें एग्जैक्ट सेम तरीके से, सिमिलर तरीके से मैच होना चाहिए, तब हम इसको इस मतलब अपनी जो भी चीज़ हमने परसीव किया उसको इस वाले मेमोरी स्ट्रक्चर में डालते हैं। दैट इज टेम्पलेट मैचिंग थ्योरी। डिस्टिंक्टिव फीचर मॉडल में क्या होता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसको अलग बना रही है, तो हम कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स जो है वो एसिस करते हैं। और कंप्यूटेशनल अप्रोच तो वही है जो कौन सी होती है, एल्गोरिदम बेस्ड होती है। जैसे कंप्यूटर में एल्गोरिदम होता है, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, वैसे ही इसमें हम क्या करते हैं, डेटा को या जो भी हमारी चीज़ परसीव करते हैं उसको एनालाइज करते हैं। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंड्यूस्ड इन टाइप्स ऑफ एपरेंट मोशन। दो तरीके के मोशन होते हैं, एक रियल मोशन होता है, एक एपरेंट होता है। एपरेंट स्ट्रोबोस्कोपिक भी है, ऑटोकाइनेटिक भी है, फिजिकल मूवमेंट नहीं है, इंड्यूस्ड मोशन भी है। तो फिजिकल मोशन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि इट इज नॉट टाइप ऑफ एपरेंट मोशन, नॉट बोला है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्ट ऑफ रिट्रीवल इटसेल्फ कैन कॉज फॉरगेटिंग। होता है ना ऐसा, कभी कभी हम कुछ चीज़ याद करने के बारे में सोचते हैं और हम भूल जाते हैं, पुराना भूल जाते हैं बहुत बार, ठीक है। बिकॉज वी मे रिकॉल द आइटम्स वी सीक बट एट द सेम टाइम जनरेट इनहिबिशन ऑफ अदर आइटम्स दैट वी डोंट ट्राई टू रिमेंबर। होता है ना, रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन हो जाता है, प्रोएक्टिव इनहिबिशन हो जाता है, तो उसकी वजह से जो फॉरगेटिंग होती है, दोनों स्टेटमेंट उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएंगे और आर जो है, जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। Then, when a response condition to one stimulus tends to be elicited by other similar stimulus, एक बेल का साउंड है जिससे डॉग्स में क्या हो रहा है, सैलिवेशन हो रहा है, पर जो बेल है उसकी जगह क्या हो गया, अलार्म क्लॉक की आवाज़ जो है वो बजाने लगे वो लोग, जिसकी वजह से डॉग बाद में सलाइवेट करने लगे। तो दिस इज व्हाट, दिस इज स्टिमुलस जनरलाइजेशन, राइट। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। देन अनदर क्वेश्चन इज, व्हेन रिसेंटली लर्नड इन्फॉर्मेशन, जो हमने अभी नई इन्फॉर्मेशन लर्न करी है वो इंटरफेयर कर रही है विद द रिकॉल ऑफ प्रीवियसली लर्नड इन्फॉर्मेशन। ये क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूज करता है लोगों को, ठीक है। देखो, पुराना जो है वो यहाँ पे क्या है, याद होता है, और जब नया जो है वो याद नहीं रहता है, दिस इज व्हाट, दिस इज प्रोएक्टिव, ठीक है। और जब पुराना याद नहीं आता है और न्यू याद रहता है, दैट इज रेट्रोएक्टिव। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, रिसेंटली लर्नड इन्फॉर्मेशन इंटरफेयर कर रही है, मतलब नया तो याद है, पुराना याद नहीं आ रहा है, दिस इज व्हाट, दिस वुड बी रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। इजी, ऐसे करके आप याद करने की कोशिश करें तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ना कभी कंफ्यूज होंगे। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर नॉन कॉन्शियस फॉर्म ऑफ मेमोरी। नॉन कॉन्शियस फॉर्म ऑफ मेमोरी कह रहे हैं, मतलब कौन सी है, इम्प्लिसिट मेमोरी की बात कर रहे हैं। अनइंटेंशनल जो होती है कि हम चाहते नहीं है पर हो गई है याद हमको बस, ठीक है। जैसे जूते की लेस लेस को बांधना, तो ये कौन सा है, ये प्रोसीजरल मेमोरी हो गई ना। दिस इज नॉन डिक्लेरेटिव टाइप ऑफ मेमोरी विच इज प्रोसीजरल मेमोरी। Then question is, the rat in a operant chamber might have to press the lever 19 times before it was reinforced by a food pellet contingent on the 20th press. शेड्यूल्स होते हैं रीएनफोर्समेंट के, हम सबको पता है, दो तरीके के होते हैं। एक होता है रेशियो, जो टाइम बेस्ड नहीं होता है, मतलब टाइम बेस्ड नहीं होता, कितने बार कुछ चीज़ हुई है उस पर बेस्ड होता है, ठीक है। और इंटरवल जो होता है वो टाइम बेस्ड होता है, कितना टाइम हो गया, 1 हफ्ते हो गए, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। अब फिक्स्ड इंटरवल क्या होता है कि हर 3 दिन में, हर 7 दिन में, ऐसे, ठीक है। और वेरिएबल इंटरवल क्या होता है, हो सकता है 2 दिन बाद, फिर 5 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद। अब रेशियो जो है, तो फिक्स रेशियो क्या होगा, हर 20th टाइम या हर 10th टाइम जो है वो कुछ चीज़ दे रहे हैं, तो यहाँ पे तो यही हो रहा है ना, हर 20th टाइम क्या कर रहे हैं, उसको खाना दे रहे हैं, री कर रहे हैं, तो दैट वुड बी फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल। वेरिएबल रेशियो शेड्यूल क्या हो जाएगा, जब कभी आपने 10th टाइम पे दे दिया उसको खाना, कभी उसको 12th टाइम पे दे दिया, ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है। असर्शन एंड रीजन है नेक्स्ट। रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव ट्रांसफर। रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन अभी बताया था क्या होता है, उसमें जो ओल्ड होता है वो याद नहीं रहता है, जो न्यू है वो उसके साथ इंटरफेयर करता है। तो नेगेटिव ट्रांसफर भी तो यही है ना, कोई भी जो लर्निंग है जब हमारी परफॉर्मेंस से या आउटकम से इंटरफेयर करती है, दैट इज नेगेटिव ट्रांसफर, तो ये तो सही हो गया। फॉरगेटिंग इंक्रीजेज विद द लैप्स ऑफ टाइम, हाँ,
दिस इज व्हाट डीके फॉरगेटिंग होती है ना, कि बहुत लंबे टाइम तक आपने किसी इन्फॉर्मेशन को रिकॉल नहीं किया, तो वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। तो ये दोनों ही सही है, लेकिन दोनों थ्योरीज अलग अलग बोली हैं, बताई हैं। तो यहाँ पे बोथ ए एंड आर वुड बी ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस असर्शन। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड, ये भी उतने ही बार रिपीट हुआ है जितना हैंड सेली वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन अ सीक्वेंस इन रेफरेंस टू ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। अगेन, अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे हैं तो अभी तक तो आपने याद कर लिया होगा ना। सीक्वेंस कैसा है, ARPM। सबसे पहले क्या होता है, अटेंशन होता है, फिर क्या होता है, रिटेंशन होता है, देन प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन, तो एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, एंड लास्ट में क्या होता है, मोटिवेशन। फोर। तो यहाँ पे 1 3 2 4, 1 3 2 4 कहाँ है, 1 3 2 4 लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। अगर आपने नहीं देखे हैं ना वीडियोस, तो बाकी वीडियोस भी चेक करें। आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप चैनल के बाकी सारे वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि सब में सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, क्वेश्चन सारे रिपीट होते हैं। सेट के पेपर इसमें दे देते हैं, इसके पेपर नेट पे दे देते हैं। ठीक है, नेट का हल्का सा हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट होता है, बट इसके अलावा जो स्टेट वाले जितने एग्जाम्स हैं, सबके क्वेश्चंस ऑलमोस्ट रिपीट होते हैं, सेम होते हैं। अ डेंस बैंड ऑफ फाइबर्स दैट कनेक्ट टू हेमिस्फीयर्स ऑफ द ब्रेन। लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है यहाँ पे ऐसे, राइट हेमिस्फीयर होता है, ये जो कनेक्शन करता है इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं कॉर्पस कलोसम। बहुत सारी रिसर्चेस हुई है ना जिसमें बोला है कि अगर ये डैमेज हो जाता है तब क्या होता है। ठीक है, चलिए, चिल्ड्रन हु बिगेन यूजिंग देयर फर्स्ट वर्ड्स एट 12 to 13 months, जब 1 साल से बड़े बच्चे होने लगते हैं, तो वो क्या यूज़ करते हैं, पार्शियल वर्ड्स यूज़ करते हैं टू कन्वे थ्रू एट इवन यंगर एजेस आर कॉल्ड। जैसे बोल दिया गो, तो उनको मतलब बाहर जाना है, उनने बोल दिया मिल्क, मतलब उनको दूध पीना है। तो ये सारे जो टर्म्स है इसको हम क्या बोलते हैं, होलोफ्रेज कहते हैं, इसलिए दिस इज कॉल्ड एज होलोफ्रेस्टिक स्पीच। देन लैंग्वेज डेवलपमेंट से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो सैपर वॉल्फ की हाइपोथेसिस तो है ना, क्या बोलता है ये वाली कहती है कि कैसे हमारी लैंग्वेज जो होती है वो हमारे थॉट को इन्फ्लुएंस करती है, तो ये तो है लैंग्वेज की, है ना। देन चॉम्स्की की थ्योरी तो बात करती है ना, नेटिविस्टिक अप्रोच है, और यूनिवर्सल ग्रामर की बात इसी ने करी है। ठीक है, तो ये भी है। सरप्लस एनर्जी थ्योरी जो है, दिस इज नॉट अ थ्योरी ऑफ लैंग्वेज, ये एक प्ले थ्योरी है। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर की एक प्ले थ्योरी है, दिस इज वन ऑफ दैट। एंड स्लोबिन थ्योरी जो है वो भी लैंग्वेज एक्वाइजेशन की ही है। ये ऐसे जो चाइल्ड लैंग्वेज एक्वाइजेशन है ना उसकी बात करती है, चाइल्ड लैंग्वेज एक्वाइजेशन। स्लोबिन थ्योरी की ज़्यादा बात होती नहीं है, बट यहाँ पे दी है, दैट मीन्स इट इज़ इम्पोर्टेंट नाउ, राइट। चलिए, नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन, लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन, क्रॉस सीक्वेंशियल डिज़ाइन, कोहरेंट इफेक्ट, सब दिया हुआ है। सबसे पहले है इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल शेयर अ कॉमन टाइम। इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ पीपल की बात करिए एक कॉमन टाइम में, सो दिस इज व्हाट, दिस इज कोहरेंट इफेक्ट, राइट। देन क्या है, फिर है डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स ऑफ वेरियस एजेस आर कंपेयर्ड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। अलग अलग एजेस हैं, अलग अलग ग्रुप्स के पार्टिसिपेंट एक ही टाइम पे कंपेयर कर रहे हैं, ये किस में होता है, क्रॉस सेक्शनल में होता है, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स आर कंपेयर्ड सेवरल टाइम्स, बहुत बार हम इनको स्टडी कर रहे हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज क्रॉस सीक्वेंशियल डिजाइन, क्योंकि इसमें क्या है, अलग अलग एज के पार्टिसिपेंट्स और कई बार स्टडी हो रही है, ऐसा नहीं है सिर्फ एक बार हो रही है, सो दिस इज क्रॉस सीक्वेंशियल डिजाइन। एंड द सेम पार्टिसिपेंट्स आर स्टडीड एट वेरियस एजेस, ये तो किस में होता है, लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन में होता है, तो ये 4 हो गया, 2 4 3 1, 2 4 3 1, ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे, जीन पियाजे की बात हो रही है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में द फेलियर टू डिस्टिंग्विश द सिंबॉलिक व्यू पॉइंट्स ऑफ अदर्स फ्रॉम वंस ओन, खुद मतलब दूसरे के और खुद के व्यू पॉइंट में डिफरेंस नहीं कर पाना, ये इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज ईगोसेंट्रिज्म ना, सिर्फ अपने ही पॉइंट से देख पाना चीज़ों को, अपने ही पॉइंट से समझ पाना, दिस इज ईगोसेंट्रिज्म। ये किसका पार्ट है, प्री ऑपरेशनल स्टेज का पार्ट है, ये भी क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभी
कि हमको बताना पड़ता है कौन से स्टेज में ऐसा होता है। देन डू लेट मी नो। चलो अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जो होती है वो कौन से स्टेज में होती है, ये भी एक क्वेश्चन कहीं पे तो आया हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो कब डेवलप होता है बच्चों में, जो 4 स्टेजेस है उसमें से, अकॉर्डिंग टू पियाजे। ओके, डू लेट मी नो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, पियाजे ने क्या दिया था, एरिक्सन ने क्या दिया था, वाइगॉत्स्की ने क्या दिया था, बैंड्यूरा ने क्या दिया था। सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी थी, सोशल लर्निंग थ्योरी SLT किसने दी थी, बैंड्यूरा ने दी थी, राइट। सोशियो कल्चरल थ्योरी किसने दी थी, वाइगॉत्स्की ने दी थी। इजी क्वेश्चन है। साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट किसने दिया था, एरिक्सन ने दिया था, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। पियाजे ने क्या दिया था, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, 4 हो जाएगा। 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। देन अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट इन अ सीक्वेंस। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन है ना, अगर आपने ये गलत कर दिए तब तो फिर बहुत ज़्यादा गड़बड़ है ना, क्योंकि इसका जो सीक्वेंस है तो आपको रटा होना चाहिए अभी तक। जो 8 स्टेजेस हैं, फर्स्ट कौन सी है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इसमें नहीं दिया हुआ है। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन दिया हुआ है, ये कौन से में होता है, अडोलेसेंस के बाद जो होती है यंग अडल्टहुड, उसमें होता है, ठीक है। फिर इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, ये तो लास्ट है ना, ये 8th स्टेज है। फिर इनिशिएटिव वर्सेस स्किल्ड, ये बचपन में होता है, ये छोटे में होता है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन एडोलेसेंस में होता है, ये सेकेंड हो जाएगा। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ये थर्ड हो जाएगा। एंड इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, ये फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 किस में दिया है, 2 3 4 1, ऑप्शन सी, ये करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, when a neuron is resting and not conducting a nerve impulse the inside of the cell, जब रेस्टिंग पोटेंशियल है वो, तब कितना होता है, -70 MV होता है ना रेस्टिंग पोटेंशियल में। तो -70 MV का ही मतलब क्या हो गया कि चार्ज कौन सा है इसमें, नेगेटिव है, इट हैज़ नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन अगेन। REM जो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है, इट इज़ अ पीरियड ऑफ डीसिंक्रोनाइज्ड EEG एक्टिविटी। डीसिंक्रोनाइज का मतलब क्या होता है कि लो एम्पलीट्यूड हो और फ्रीक्वेंसी क्या हो, हाई हो। ऐसा है क्या, हाँ ऐसा होता है, ठीक है, तो ये तो सही है। ड्यूरिंग विच रैपिड आई मूवमेंट अकर्स, दिस इज ट्रू। प्राइमरी बायोलॉजिकल क्लॉक इज लोकेटेड इन SCN ऑफ द हाइपोथैलेमस, जो सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस होता है वहाँ पे ही तो होती है, तो ये भी सही है, ठीक है। बट ये एक दूसरे को एक्सप्लेन तो नहीं कर रहे, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट अगेन मैच द फॉलोइंग, न्यूरोट्रांसमीटर्स दिया हुआ है, उसके फंक्शन दिए हुए हैं, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ठीक है। पहले तो पेन रिलीफ ही दिख गया, इन्वॉल्व इन पेन रिलीफ कौन होता है, एंडोर्फिन, हमारी बॉडी इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल पेन किलर, इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेचुरल पेन किलर, इसलिए पेन रिलीफ देगा, ऑब्वियस है, ठीक है। तो डी का 2 हो जाएगा, या तो फिर तीनों में दिया हुआ है, ठीक है। फिर इन्वॉल्व इन अराउजल, अराउजल में कौन इन्वॉल्व, नॉरएपिनेफ्रिन, राइट, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। डोपामिन क्या करता है, इन्वॉल्व इन सेंसेशंस ऑफ प्लेजर, तो यहाँ पे ये 3 हो जाएगा। सेरोटोनिन के बहुत सारे काम होते हैं, स्लीप, मूड, एंजाइटी, एपेटाइट, ये भी सही है, तो यहाँ हो गया। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर एन्सवर्थ नोशन ऑफ अटैचमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अटैचमेंट। मैरी एन्सवर्थ ने 4 टाइप के अटैचमेंट बताई थी। एक था सिक्योर, ठीक है, इनसिक्योर के अंदर अवॉइडेंट था, रेजिस्टेंट एम्बिवेलेंट को ही कहते हैं, ठीक है, एम्बिवेलेंट इज ओनली कॉल्ड एज रेजिस्टेंट, तो ये तो था ही। ऑर्गेनाइज्ड ऐसा कुछ नहीं था, डिसऑर्गेनाइज था, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत हमको बताना है। कह रहे हैं अ फोकस्ड ग्रुप इज अ ग्रुप बेस्ड ऑन सोशल कंपैरिजन, ऐसा तो है ना, जो फोकस्ड कोई भी एक ग्रुप है जो एकदम फोकस्ड है वो सोशल कंपैरिजन पे बेस्ड होता है। फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट फ्रस्ट्रेशन लीड्स टू अग्रेशन, ये तो है ही ना, फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस का यही तो मतलब है कि फ्रस्ट्रेशन जो है इट लीड्स टू अग्रेशन, दिस इज ऑल्सो राइट। कैटेगरीज आर स्मॉल ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड इंस्टेंसेस दैट बिलोंग टुगेदर, हाँ, फ्रूट का अलग कैटेगरी है, वेजिटेबल का अलग कैटेगरी है,
कॉमन कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं जिसके बेसिस पे उनको अलग अलग कैटेगराइज किया जाता है। फिर कह रहे हैं द प्रोसेस ऑफ कैटेगराइजेशन प्रोड्यूसेस क्लियर डिमार्केशन बिटवीन कैटेगरीज। नहीं, ऐसा नहीं है। हम जितना भी कोशिश कर लें कैटेगराइज करने का, कुछ कुछ चीज़ें ओवरलैप कर ही जाती हैं कैटेगरी में। ठीक है, तो ओवरलैपिंग होती ही है, एकदम क्लियर डिमार्केशन नहीं हो पाता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट। बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट से भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या होता है, इंक्रीजेस पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंटरवीन। नहीं, ये तो कम कर देती है ना, बहुत सारे लोग हैं तो मैं क्यों मदद करूं। सेकेंड है कंट्रोल्स एम्बिग्विटी टू इंटरप्रेट द सिचुएशन। ऐसा भी नहीं है। इंक्रीजेस चांस ऑफ गेटिंग हेल्प। नहीं, डिक्रीज हो जाती है चांस ऑफ गेटिंग हेल्प, क्योंकि सब सोचते हैं दूसरा मदद करेगा। ठीक है। लास्ट है डिक्रीजेस पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंटरवीन। ये एकदम सही है। ये जो हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कम ही तो कर देता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। देन अगेन असर्शन एंड रीजन। People follow implicit group norms in conformity situation। conformity क्या होता है कि जब बिना बोले, बिना कहे हम किसी और के साथ उनकी बातों पे बात मानने लगते हैं। जैसे सोलोमन ऐश ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें हुआ था। इम्प्लिसिट ग्रुप नॉर्म्स का मतलब होता है जो अनरिटन होते हैं, जिसके बारे में कुछ अता पता नहीं है किसी को। तो ये बात तो सही है। पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय डायरेक्ट एक्सप्लिसिट रिक्वेस्ट। जो डायरेक्ट रिक्वेस्ट होती है वो कंप्लायंस सिचुएशन में होती है क्या? हाँ, होती है। फूट इन द डोर, पढ़ा है ना आपने। फूट इन द डोर एंड डोर इन द फेस, ऐसी जो कंप्लायंस सिचुएशन होती है, यहाँ पे क्या होता है, रिक्वेस्ट करते हैं, लिखा हुआ है ना, डायरेक्ट एक्सप्लिसिट रिक्वेस्ट करते हैं और उसके बाद हम उनकी बात मान लेते हैं। तो दोनों ही चीज़ें सही हैं, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा है ना। यहाँ कन्फर्मिटी की बात हो रही है, यहाँ कंप्लायंस की बात हो रही है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है। Then, the state of tension occurs in an individual due to holding two inconsistent cognition। ये अभी रिसेंट हमने जो पोस्ट सेक्शन होता है उसमें क्वेश्चन डाला था कि कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम कॉग्निटिव डिसोनेंस ही कहते हैं। आप जब मेरे चैनल पे जाएंगे तो उसमें ना पोस्ट का सेक्शन जो है वो देखना, उस पर आई ट्राई टू अपलोड 1 और 2 क्वेश्चंस डेली। वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप कभी ऐसे फ्री भी बैठे हैं तो जाके एक के बाद एक सारे क्वेश्चन जो है वो लगा लेंगे, उसमें भी आपको आपकी प्रिपरेशन जो है वो समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग पर्सनालिटी ट्रेट्स। ट्रेट्स क्या होते हैं? ट्रेट्स आर कंपीटिंग सेट ऑफ कैटेगरीज टू डिस्क्राइब ओन बिहेवियर। हाँ, ये तो सही है। ठीक है, सेट ऑफ कैटेगरीज होते हैं जो हमारा बिहेवियर बताते हैं, हमको इनकरेक्ट बताना है। ट्रेट्स आर कंपीटिंग सेट ऑफ कैटेगरीज टू डिस्क्राइब अदर्स बिहेवियर। हाँ, ये दूसरे के बिहेवियर को भी बताते हैं। ठीक है, ऑनेस्टी एक ट्रेट है। ठीक है, तो ये ऑनेस्टी मेरी ऑनेस्टी है या किसी और की ऑनेस्टी है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, हम एक्सप्लेन तो करते ही है ये। ठीक है, दे आर डायनामिक एंड अनस्टेबल। नहीं, ट्रेट्स जो होते हैं दे आर रिलेटिवली स्टेबल, डायनेमिक नहीं होते हैं। ट्रेट्स आर परसीव टू बी इंटर रिलेटेड। हाँ, इंटर रिलेटेड तो होते ही है। तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट मार्क करने बोला गया था हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एल्पर्ट मोस्ट परवेसिव ट्रेट्स विच डोमिनेट इंडिविजुअल्स आर। एल्पर्ट के अकॉर्डिंग ट्रेट्स 3 होते हैं ना, कार्डिनल, सेकेंडरी, सेंट्रल। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग ट्रेट्स किस में होता है? कार्डिनल ट्रेट्स को कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी है, उनका नॉन वायलेंस हो गया, या तो फिर जैसे हिटलर है, उनका वायलेंस हो गया। ऐसे करके ये सारे कार्डिनल ट्रेट्स बनाते हैं हमारे। ठीक है, आई हैव मेड अ शॉर्ट आई गेस अबाउट दिस, एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, वो आप चाहें तो देख सकते हैं। शॉर्ट्स जो होती हैं चैनल में, उसमें बहुत सारे ना ऐसे टॉपिक्स कवर किए जाते हैं जो एग्ज़ाम में बहुत फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं। तो कभी भी आप ऐसे फ्री हो, टाइम मिले जब भी, तो ऐसे 5 मिनट में आपके 2-3 टॉपिक्स तैयार हो जाएंगे। तो वो शॉर्ट वीडियोज़ आप देख सकते हैं, बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए, द सेल्फ सिस्टम ऑफ बैंड्यूरा सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी से क्वेश्चन है, किसने दी है? एल्बर्ट बैंड्यूरा ने दी है, ये भी बता दिया यहाँ पे। इसका सेल्फ सिस्टम में क्या क्या होता है? तो सेल्फ सिस्टम में ना सेल्फ ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, जिसको हम सेल्फ मॉनिटरिंग भी कहते हैं। करेक्ट। फिर जजमेंटल प्रोसेस भी होता है, जिसको हम इवैल्यूएशन कह देते हैं। और सेल्फ रिएक्शन तो होता ही है। तो ये जो है, ये तीनों जो है हमारे सेल्फ सिस्टम जो बैंड्यूरा ने दिया है उसके पार्ट है। फिर नेक्स्ट है,
फेल्ट इमोशंस इज द परसेप्शन ऑफ बॉडीली चेंजेस, जब हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं तो हम कोई इमोशन फील करते हैं। ये किस थ्योरी में कहा गया है? दिस इज लाइक द इजीएस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, दिस आई एम नॉट आंसरिंग, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जेम्स लांच थ्योरी है, शैचर सिंगर है, कैनन बार्ड है, लजारस फोकमैन थ्योरी है। ओके, डू कमेंट एंड लेट मी नो कि क्या है इसका आंसर। अगर ये आपको नहीं पता है तब आपकी प्रिपरेशन बहुत वीक चल रही है। ठीक है, चलिए, देर आर 4 मोनोक्यूलर क्यूज इन डेप्थ परसेप्शन। डेप्थ परसेप्शन का मतलब 3D परसेप्शन। 2 क्यूज होते हैं, एक मोनोक्यूलर होता है, एक बाइनोक्यूलर होता है। अब इसमें हमसे कह रहे हैं कौन सा क्यू नहीं है, तो कौन सा क्यू नहीं है? देखिए, लीनियर पर्सपेक्टिव तो है ना, रेलवे ट्रैक जो है पैरेलल रहता है लेकिन हमको एक टाइम पे जॉइंट दिखता है, तो ये तो है। टेक्सचर ग्रेडियंट भी है, इंटरपोजिशन भी है। इंटरपोलेशन कोई मोनोक्यूलर क्यू नहीं है, ऐसा कुछ तो टर्म ही नहीं यूज हुआ है पूरे परसेप्शन में, तो ये यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। The graph that shows the probability of correctly answering an item of a test against the level of ability of the construct being measured, उसको क्या कहते हैं? ICC है ना ये, आइटम कैरेक्टरिस्टिक कर्व। इजी। ठीक है, क्या होता है इसमें? करेक्टली आंसर, जो भी हम आइटम को करेक्टली आंसर कर रहे हैं अगेंस्ट द लेवल ऑफ एबिलिटी ऑफ द कंस्ट्रक्ट बीइंग मेजर्ड, ग्राफ होता है। चलिए, फिर नेक्स्ट है, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट एंड इट्स लेंथ। जितनी ज़्यादा टेस्ट की लेंथ होगी उतनी ज़्यादा उतनी अच्छी रिलायबिलिटी होगी क्या? हाँ, ये तो हम पढ़ते ही है ना, जब भी रिसर्च पढ़ते हैं, जब भी स्टैट्स पढ़ते हैं, तो इट इज़ ऑलवेज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। रिलायबिलिटी और उसके लेंथ में रिलेशनशिप होता है। ठीक है, फिर इन द गिवन टाइम द इवैल्यूएशन ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ स्कोर्स इज कॉल्ड। इस वाले पेपर में आपने देखा होगा कि रिसर्च से क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं, टेस्टिंग से और रिसर्च से, इवन स्टैट्स से। ये जो यूनिट्स हैं इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कवर किया हुआ है। ठीक है, चलिए, अगेन, इन अ गिवन टाइम द इवैल्यूएशन ऑफ सिमिलैरिटी इन स्कोर्स। इन अ गिवन टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे इवैल्यूएशन ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ स्कोर्स, तो कौन सा हो जाएगा? टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी हो जाएगा ना। ये वैलिडिटी तो कुछ होता ही नहीं है, तो ये दोनों तो अपने आप इनकरेक्ट हो गए। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी होता है लेकिन अलग अलग टाइम पे अलग अलग फॉर्म्स दिए जाते हैं। यहाँ पे इन अ गिवन टाइम कह रहा है, इसलिए टेस्ट रिलायबिलिटी हो जाएगा। When no language is used in इंटेलिजेंस टेस्ट में कोई लैंग्वेज नहीं यूज करी तो उसको हम क्या बोलेंगे? परफॉर्मेंस टेस्ट हो जाएगा ना। आपने कुछ बोला ही नहीं, आपने उसको परफॉर्म करने बोल दिया। ठीक है, ब्लॉक्स हैं, स्पेस है, आपने उसको बस ब्लॉक्स अरेंज करने बोला है सब जगह। ठीक है, अलग अलग फिगर जो होता है उसके, दैट इज परफॉर्मेंस टेस्ट। वाइल यूजिंग द स्प्लिट हाफ मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग रिलायबिलिटी, कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं? स्प्लिट हाफ। An adjustment must be made to compensate splitting of the test into halves. Which of the following is used to make this adjustment? Easy question है, स्पीयर ब्राउन फॉर्मूला तो यूज करते हैं स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी में। ठीक है, यहाँ पे स्पीयर ब्राउन फॉर्मूला जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन ऑल स्टैंडर्डाइज टेस्ट प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ विद इन ग्रुप नॉर्म, ऐसा तो है ना, जितने भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं उसमें कुछ ना कुछ तो विद इन ग्रुप नॉर्म्स होता ही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर द विद इन ग्रुप नॉर्म कैटेगरी? परसेंटाइल में होते हैं, हाँ, स्टैंडर्ड स्कोर्स तो होते ही है। डी आई क्यू, जो डेविएशन आई क्यू है उसका भी तो है ही ना, अलग अलग नॉर्म्स हैं उसके भी। ग्रेड इक्विवेलेंट नहीं। ठीक है, दिस विल नॉट कम अंडर द ग्रुप नॉर्म कैटेगरी, विद इन द ग्रुप नॉर्म कैटेगरी। देन वैलिडिटी इज अ प्री रिक्विसाइट फॉर अ टेस्ट टू बी स्टैंडर्ड। अगर हमें किसी भी टेस्ट को स्टैंडर्डाइज करना है, ठीक है, स्टैंडर्डाइज करना है तो हमको क्या वैलिडिटी उसकी मेजर करना बहुत ज़रूरी है? हाँ, इट इज़ अ प्री रिक्विसाइट। दिस इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू विच द टेस्ट मेजर्स व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर। पर्सनालिटी का टेस्ट है तो पर्सनालिटी ही मेजर करता है, इंटेलिजेंस तो नहीं कर रहा है। कौन देखता है? वैलिडिटी देखता है। ठीक है, तो दोनों जो है वो करेक्ट है और इसको सही से एक्सप्लेन भी कर रही है, तो ए ऑप्शन ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक्स वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर कंपेयरिंग मीन्स ऑफ 3 और मोर ग्रुप्स? 3 या उससे ज़्यादा ग्रुप्स हैं। ठीक है, और द ग्रुप साइज इज अनइक्वल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अनइक्वल ग्रुप है। और अजम्पशन ऑफ होमोजेनिटी इज नॉट मेड, ये भी एक इशू है। अगर ऐसा कुछ है तब हम कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल या टेस्ट यूज़ करेंगे? तो वन वे, जो रेगुलरली यूज वन वे अनोवा है वो तो होगा ही ना, होगा ही नहीं, मतलब होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस नहीं
सेटिस्फाई कर रहा है। अनइक्वल ग्रुप साइज़ है तो ये तो लगा ही नहीं सकते। मल्टीपल इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट 2 से ज़्यादा में लगता है क्या? नहीं लगता, तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। रो बॉर्गम स्टेप डाउन एफ टेस्ट जो है ना, ये एक बहुत ज़्यादा रेयरली यूज्ड होता है और एक करेक्शन मेथड है। दिस इज़ नॉट वन ऑफ द टेस्ट। वेल्श एफ टेस्ट जो है यहाँ सही हो जाएगा क्योंकि ये सारे अजम्पशंस मीट करता है। 3 या उससे ज़्यादा ग्रुप होते हैं, इसमें अनइक्वल साइज़ होता है तो वो भी चल जाता है, और होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस जो है उसका वायलेशन होता है तो वो भी चल जाता है इसमें। तो यहाँ पे वेल्श एफ टेस्ट जो है दैट वुड बी द मोस्ट सुटेबल वन। दिस क्वेश्चन वॉज डिफिकल्ट। अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं बन रहे देन दैट्स ओके। इतना ज़्यादा हम लोग स्टैट्स नहीं पढ़ते हैं बहुत बार, तो दैट इज़ टोटली फाइन। फिर आते हैं इन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एनपीसी में द वैल्यू ऑफ मीन मीडियन एंड मोड क्या होती है? इक्वल होती है ना, सेम होती है। जब इसका मतलब जब शिफ्ट होता है ये, ठीक है, स्क्यूनेस होती है, बोलने का मतलब है जब स्क्यूनेस होती है तब इनकी वैल्यूज इधर उधर शिफ्ट होते हैं ये, वरना सेम ही रहती है एनपीसी में। Then shakes a rattle to make noise is an example of which stage of cognitive development? ये क्या करते हैं? ये देख के सीखते हैं ना, तो ये सेंसरी मोटर होगा। शेक्स रैटल टू मेक नॉइज़ का मतलब क्या है? शोर करने के लिए खड़खड़ाना, मतलब वो शोर करके देखते हैं कि अच्छा आवाज़ आ रही है क्या, कैसे आवाज़ आ रही है। ये किस में होता है? सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज में होता है। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पेपर इज ला बेले इंडिफरेंस इज रिलेटिव टू विच डायग्नोसिस ऑफ द फॉलोइंग? ये क्या होता है? इसमें ना जो पेशेंट होता है उसको लगता ही नहीं है कि उसके जो सिम्टम्स है वो सीवियर है, तो उसको वो सीरियसली लेता ही नहीं है, इसका मतलब। तो ये किसका पार्ट हो गया? ये कन्वर्जन डिसऑर्डर में आ गया। ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू कन्वर्जन डिसऑर्डर। अब यहाँ पे हमारे 70 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इफ़ यू हैव डन दिस इन वन सीटिंग, प्राउड ऑफ यू। ठीक है, ऐसे ही इसके बाद मे बी आई डू पीजीटी का पेपर एक, या तो फिर एचपीएससी का एक सब्जेक्टिव पेपर कर लेते हैं। डू लेट मी नो कि एचपीएससी का जो हरियाणा वाला होना है उसका आपको सब्जेक्टिव पेपर चाहिए कि नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो देखिए उसका नहीं है। आई हैव सर्च्ड एवरीवेयर, सब्जेक्टिव पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर उसका नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको दूसरे स्टेट्स के जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनको आपको सॉल्व करना है। जैसे यूपी हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, अभी गुजरात का डाला है वहाँ का हो गया। ये सारे आप पेपर सॉल्व करेंगे, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, तो आपका प्रिपरेशन ऑब्जेक्टिव की हो जाएगी। इसके अलावा आप चाहें तो सेट एग्ज़ाम के भी क्वेश्चंस लगा सकते हैं, नेट के भी लगा सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करनी ही है पीवाईक्यू की। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब डू लेट मी नो कि इसका सब्जेक्टिव एनालिसिस कराएं कि नहीं कराएं, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग होगा। इसका मतलब अगर एक क्वेश्चन भी करेंगे तो अभी जैसे हम लोग 5 मिनट में 5 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसका एक क्वेश्चन जो है वो 5 मिनट में होगा। ठीक है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्या करना है, करवाना है कि नहीं, क्योंकि आई जस्ट डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम, अपना भी आपका भी। जो मेन चीज़ है, वरना हम उस पे फोकस करते हैं, पीजीटी का पेपर कर लेंगे, वरना या कहीं और किसी और स्टेट का मिल रहा है तो वो कर लेंगे। एक राजस्थान का पेपर मिला है पीएससी का, वो और कर सकते हैं हम। ठीक है, चलिए, डू लाइक द वीडियो, लीव द कमेंट, जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर करना, एंड ये